जी बात हो रही थी कि स्टेट ऑफ इसराइल बना दी गई। ठीक है जी। वर्ल्ड वार 2 के बाद। ओ नहीं, सॉरी, वर्ल्ड वार 2 के बाद नहीं, स्टेट ऑफ इसराइल तो हाँ, वर्ल्ड वार 2 के बाद 1948 में। ये जी डेविड बेन गोरियन पहला लीडर है ज़ायनिस्ट मूवमेंट का, और ये प्राइम मिनिस्टर पहला बना जी इसराइल का। अब जी ये जब बनी तो नई अरब जो कंट्रीज हैं जो इसके गिर्द, आप ये देखेंगे कि जो इसराइल है वो या इसराइली हम इसको कहते हैं, चलें एक कंट्री एक समझने के लिए ताकि बार बार कंफ्यूजन ना हो। इसके इर्द गिर्द अरब ममालिक ही हैं, मुस्लिम ममालिक ही हैं, इधर इसके ऊपर, इधर यहाँ ऊपर फिर पाकिस्तान, ठीक है, ओमान, सऊदी अरेबिया, इधर, और ये इन सारे एरिया में सिर्फ एक मुल्क है, लेकिन सॉरी टू से इस मुल्क ने सारों को नत्थ डाली थी है। आप देखेंगे जी इजिप्ट में भी लड़ाइयाँ खानी जंगी, लबनान में भी, इजिप्ट में तो खैर इतनी ज्यादा नहीं, लबनान में, सीरिया में, यमन में, यमन आई थिंक इधर करके होगा शायद, हाँ, यमन में, शाम में, लबनान में, इसके इर्द गिर्द लीबिया में, बिल्कुल जितने मुल्क हैं सब में लड़ाइयाँ हैं मुसलमानों की आपस में। ठीक है, तो फिर हम कैसे कन्विंस कर सकते हैं कि मुसलमान नहीं लड़ते, वो चलें एक अलग टॉपिक है। अब इन्होंने वो फलाइयाँ लड़ाइयाँ या हम खुद आपस में लड़े वो, और ये दरमियान में सिर्फ एक मुल्क है। ठीक है, और वो भी कुछ उसके अंदर मुसलमानों के पास भी ये एरिया है फलस्तीन वाला। अच्छा, अब ये डिवाइड हो गया जब एरिया, तो जी ये बात नहीं काबिल कबूल थी अरब कंट्रीज के लिए कि अरबों के बीचों बीच एक आप कंट्री बना दें, वो भी जो है वो यहूदी कंट्री। ठीक है जी, सारी अरब कंट्रीज ने मिलके इजिप्ट, मिस्र, इराक, जॉर्डन, सीरिया, शाम, लेबनान, सऊदिया, यमनी, इन सारे अरब कंट्रीज ने मिलके जी अटैक कर दिया इसराइल के ऊपर। ठीक है जी, और वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, और बदकिस्मती से ज्यूज ने ना सिर्फ अपने एरिया को डिफेंड किया, बल्कि उसने इन सारे मुल्कों के इत्तेहाद को जंग हरा भी दी। ठीक है, अब इसराइल इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, यहाँ पे जो यहूदी सेटलमेंट्स करते थे, तो उनको बेसिकली वर्ल्ड वार 1 और 2 के अंदर जो है वो सपोर्ट करता था अमेरिका और ब्रिटिश लोग असले की मद में। तो उन्होंने एक काफी मॉडर्नाइज्ड मुल्क बना दिया था इसराइल को। बस उसको डिक्लेयर नहीं किया था कि ये एक मुल्क बन गया है, लेकिन उसको सपोर्ट कर करके यहाँ पे ज्यूश पीपल को इकट्ठा कर करके उसको एक इतना मॉडर्न मुल्क बना दिया था कि जिसके पास सारा असला मौजूद था इसराइल के पास। तो जब इन मुल्कों ने हमला किया तो इसराइल अकेले ने कुछ इसको मदद दी, अमेरिका ने, उसने जी बाकी कंट्रीज को ना सिर्फ हरा दिया, बल्कि जो एरिया यूनाइटेड नेशंस ने डिसाइड किया था, यूनाइटेड नेशन इनको दे रही थी 55% एरिया, सारी दुनिया से उन्होंने कहा जूस आ रहे हैं, तो 55% आबादी का वो ऑलमोस्ट 33% थे जो जूश हैं, 33% थे वो आबादी का, और उनको एरिया मिल रहा था 55%, और मुसलमानों को एरिया मिल रहा था 45%। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक 1948 में फलस्तीन की सूरत में, और उन्हें इसराइल की सूरत में 55%। लेकिन जी मतलब अरब मुल्कों ने ये बात नहीं मानी और अटैक किया, और अटैक के बाद ना सिर्फ उन्होंने अपने 55% को भी इंक्रीज कर लिया, जो एरिया मुसलमानों को दिए गए थे उन पे भी इसने कब्जा कर लिया इसराइल ने। ये देखिए जी, मतलब ये देखिए, ये इजिप्ट है, ये जॉर्डन है, ये सीरिया है, ये लबनान है, ये इसके इर्द गिर्द वाले मुल्क हैं, ये मेडिटेरेनियन सी है। मेडिटेरेनियन सी वो सी है जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए थे, और उनके पीछे फिरौन आया था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गुजर गए थे, और फिरौन नहीं गुजर पाया था। ये मेडिटेरेनियन सी है। अच्छा, खैर ये तो इसके बॉर्डर हैं, इनको छोड़ते हैं, हम आते हैं ये एरिया की तरफ, इस एरिया। उसको बुलाओ, ये खो 2 किलो। जो है ये वॉइस किसकी आ रही है उसको किधर ये म्यूट लो, कर देंगे। तो आराम से चुप करो ना। अच्छा ठीक है,
अच्छा जी, अब ये एरिया देखें कि इसराइल को एरिया मिला हुआ था, इसमें जो है वो ये वाला, यहाँ पर्पल एरिया जो 3 जगह वो मिली हुई थी मुसलमानों को फ़लस्तीन की सूरत में, लेकिन ये इसके अंदर देखें एक बॉर्डर सा ये रेड कलर का जो ड्रा किया हुआ है, और रिस्ट्रिक्ट कर दिया ज्यूश ने मुसलमानों को। इवन उन्होंने कुछ इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया के इलाके भी ले लिए। ठीक है। The land Palestine loss was divided among the Arab neighbors, leaving Palestine with nothing. मतलब फ़लस्तीन के जो लोग थे उनके साथ काफ़ी मसले मसाइल बन गए, आगे आए। उसके बाद एक और वार होती है 1965 में इसराइल और इजिप्ट के दरमियान, जिसको कहते हैं स्विस वार। स्विस कैनाल है ना, जो है इजिप्ट के साथ, मिस्र के साथ। उस मुनासबत से एक वार होती है, उसको 1956 की वार कहते हैं। ठीक है। मतलब कि इसराइल के फिर रोले रहे जो यहाँ की अरब कंट्रीज थी उनके साथ। स्विस वार के बाद कन्फ्लिक्ट कंटिन्यू रहता है, और यहाँ पे जो फ़लस्तीन के लोग हैं उनकी प्रॉपर कोई नुमाइंदगी नहीं होती, तो एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है जिसका नाम है पीएलओ, फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 1964 में। देखें, फ़लस्तीन एज ए मुल्क नहीं माना गया ना, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का नहीं माना, तो इसराइल तो एज एक मुल्क की सूरत आ गया सामने, फ़लस्तीन एज ए मुल्क की सूरत सामने नहीं आया। फ़लस्तीन वालों का आज तक ये डिमांड है कि ये सारा एरिया उनका है, और इस डिमांड की वजह से हो ये रहा है कि ज्यूश जो हैं वो बिल्कुल ही आगे, मैं आपको वो मैप दिखाऊंगा, उन्होंने रिस्ट्रिक्ट करते 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 सारा एरिया ही ऑलमोस्ट कंट्रोल कर लिया है। मुसलमान को उनके पास सिर्फ 2 एरिया रह गए हैं, एक है जी गजा स्ट्रिप और दूसरा है जी वेस्ट बैंक ऑफ जॉर्डन। ये मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि अब कौन से 2 एरिया मुसलमानों के पास रह गए हैं इस सारे एरिया के अंदर से। तो अब कोई ऑर्गेनाइजेशन भी बननी थी जिसने डिफेंड करना था अपना फ़लस्तीनियों को, तो फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बन गई, पीएलओ। और इनका गोल था कि हमने फ़लस्तीन को वापस लेना है इसराइल से। आगे चलिएगा, ये जी यासर अराफात, बड़ा मशहूर लीडर फ़लस्तीनियों का। 1969 में यासर अराफात को जो है जी वो लीडर बना दिया जाता है इसका, और ये जो है जी तब से लेके 2004 तक ये इसका लीडर रहता है, और इस दौरान एरिया इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है इसराइल का। अरफात सर्व्ड एज द लीडर ऑफ द पीएलओ अंटिल हिज डेथ इन 2004। 2004 में इसकी डेथ हो जाती है यासिर अरफात की, और उसके बाद से फिर मुश्किल हालात स्टार्ट हो गए मुसलमानों के। इसके दौर में इसने काफी हद तक डिफेंड किया, और इन 35 सालों के दौरान जो है फ़लस्तीन का, मुसलमानों का तो एक ही लीडर रहा यासिर अरफात उधर, लेकिन जो इसराइल के हैं वो डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो चेंज होते रहे। इसमें कौन है प्राइम मिनिस्टर इसराइल का? अच्छा जी, ये वो वार की बात, 1967 के अंदर एक और वार होती है मिडल ईस्ट में। ठीक है, ये अब बस इनके नाम आप याद कर लें वार्स के। हाँ जी, बेंजामिन नेतन्याहू, वो है जी इनका लीडर। ये एक और इनकी वार होती है 1967 में, जिसको कहते हैं 6 डे वार। इसके अंदर जी वो इजिप्ट के भी काफी एरिया पे भी कब्जा कर लेते हैं, और सीरिया की यहाँ गुलायन हाइट्स हैं, ये सीरिया और जॉर्डन वाली तरफ, लबनान वाली तरफ लगती हैं, इनके ऊपर भी कब्जा कर लेते हैं इसराइली। और जो यहाँ के फिर फ़लस्तीनी लोग होते हैं वो दाएँ-बाएँ निकल जाते हैं, मतलब जो इस एरिया में मुसलमान थे ज़्यादा, इस वाले एरिया में, वो दाएँ-बाएँ के मुल्कों की तरफ निकल गए। ठीक है? क्योंकि ये अपनी ताकत मज़बूत करते जा रहे हैं इसराइल वाले, इवन के दूसरे अरब ममालिक के भी इन्होंने एरियाज़ जो हैं वो करना शुरू कर लिए हैं। ठीक है? ये 6 डे वॉर के बारे में ही है। अच्छा, उसके बाद मशहूर एक क्या वाक़या होता है, म्यूनिच ओलंपिक गेम्स 1972। म्यूनिच कौन-सी कंट्री के अंदर है? म्यूनिच। Terrorist attacks were intended to avenge the victory, including the 1972 murders of 11 Israeli athletes at the Munich Olympic Games। म्यूनिच ओलंपिक गेम्स होती हैं जी जर्मनी में, ये जर्मनी का इलाका है। अल्लामा इकबाल की जो पीएचडी है वो भी यहीं से है, म्यूनिच यूनिवर्सिटी से, और अल्लामा इकबाल की जो पीएचडी है वो मेटाफिजिक्स पे है।
ठीक है, मैंने कहा वैसे ये आपसे एमसीक्यू ये भी बता दूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अलामा इकबाल ने जो पीएचडी की डिग्री की थी वो की थी जी म्यूनिच यूनिवर्सिटी से, जर्मनी की। और उनकी जो पीएचडी का टाइटल था वो था मेटाफिजिक्स, और पर्शिया के बारे में था, ईरान के बारे में उनकी कोई रिसर्च थी। अच्छा, क्या होता है कि ये एक लड़ाई होती है। जो मुसलमान हैं वो बदला लेने के लिए इनसे, इनके 11 इसराइली एथलीट होते हैं जो ओलंपिक गेम में शरीक होने गए होते हैं, उनको कत्ल कर देते हैं 1972 में। ये बस मेजर डेवलपमेंट, वन वन लाइनर आप देखते जाएं। फिर एक योम किप्पूर वार होती है 1973 में। योम किप्पूर जो है ना वो ये यहूदियों के लिए एक मुकद्दस दिन है, ये आप समझ लें। In 1973, Egypt and Syria carried out an attack on Israel during Yom Kippur, the holiest day in the Jewish calendar. ठीक है, 1973 में इजिप्ट और सीरिया, ये जी सीरिया और ओ सॉरी ये जो है मिस्र है, इजिप्ट है, और ये सीरिया है। ये दोनों कंट्रीज हमला करती हैं और ये अपना एक फेस्टिवल मना रहे होते हैं, जैसे मुसलमानों के अपने फेस्टिवल हैं, क्रिश्चियन के अपने फेस्टिवल हैं। तो योम किप्पूर इनका एक फेस्टिवल है, ये इसको एक मुकद्दस दिन मानते हैं। और अरब्स को जो है वो सोवियत यूनियन, रशिया सपोर्ट करता है। ठीक है जी, आगे आइएगा। ये योम किप्पूर का मैंने लिखा हुआ है, द डे ऑफ अटॉनमेंट इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉलीडे इन ज्यूइश फेथ। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन इट इज ऑन योम किप्पूर दैट गॉड डिजायर्स ईच पर्सन्स फेथ, के अल्लाह पाक वो कहते हैं कि इस दिन हर किसी का जो है ना मुकद्दर लिखता है। सो ज्यूज आर इनकरेज टू मेक अमेंड्स एंड आस्क फॉरगिवनेस फॉर सिंस कमिटेड ड्यूरिंग द पास्ट ईयर। जो पिछले सालों के गुनाह हैं वो माफी करवाने के लिए, आगे बेहतरी के लिए, तो ये लोग योम किप्पूर मनाते हैं। अच्छा जी, अब कोशिश की जाती है कि यहाँ पे जी पीस भी आना चाहिए। ये बहुत लंबा देखें, अब एक कंफ्लिक्ट बन गया यहाँ पे, दो कंट्रीज पैदा हो गई। एक कंट्री यूनाइटेड नेशन जिसको सपोर्ट कर रहा है कुछ हद तक इसराइल, और उसको यहूदी और जो है वो क्रिश्चियन ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं। एक मुल्क जो है फलस्तीन, जो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ अब तक, लेकिन वो फलस्तीन वो कहते हैं कि ये हमारा एरिया, जिसको मुस्लिम ममालिक और अरब कंट्रीज सपोर्ट करती हैं, जिसको हम फलस्तीन इशू कहते रहते हैं। अब उसको अटेम्प्ट्स उसको की गई कि इनके हालात बेहतर करें, यहाँ पे कोई हल निकालने, कोई सुलह सफाई करवाएं। तो इसमें जी 1977 में एक अटेम्प्ट की जाती है। प्रेसिडेंट तो होता है जी कार्टर, और प्राइम मिनिस्टर जी बेजिन। मैनाचिन बेजिन जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है जी उस टाइम पे इसराइल का, मैनाचेम बेजिन 1977 में। और यूएस का उस वक्त जो है, अमेरिका अमेरिका ही निगोशिएट कर रहा है डिफरेंट जगहों पे, अमेरिका ही निगोशिएट कर रहा है सुलह सफाई करवाने के लिए। ठीक है, इस इलाके में। तो 1977 में अमेरिका का प्रेसिडेंट था जी जिमी कार्टर, और यहाँ का जो है इसराइल का जो प्राइम मिनिस्टर था उसका नाम था जी मेनाचेम बेजिन। उन्होंने एक एग्रीमेंट किया जिसको कहते हैं कैंप डेविड अकॉर्ड। अब इस स्लाइड में आपको जस्ट ये याद रखने की जरूरत है कि 1977 के अंदर एक जो मुआहदा हुआ है इसराइल से रिलेटेड, उसका नाम है कैंप डेविड अकॉर्ड। कब हुआ है वो? 1977 में। उस वक्त जो है यूनाइटेड स्टेट्स का, जैसे इस वक्त है जो बाइडेन सदर, उनका उस वक्त सदर था जिमी कार्टर अमेरिका का। और इसराइल का प्राइम मिनिस्टर जैसे इस वक्त है नेतन्याहू, उस वक्त 1977 में था मेनाचम बेगिन। तो वो ये करवाने की कोशिश करते हैं, डेविड कैंप अकॉर्ड। और मिस्र भी शामिल होता है इसके अंदर, मिस्र एक इस्लामी मुल्क भी। तीनों लीडर जो है वो मिलते हैं जी। कैंप डेविड एक इलाका है अमेरिका का वहां पे, और इजिप्ट कहता है कि भाई जी, इजिप्ट का एक इलाका है सिनाई पेनिनसुला। ठीक है, इजिप्ट का एक इलाका है सिनाई पेनिनसुला, उस पर कब्जा कर लिया था पिछली जो वार हुई ना इसराइल ने। तो इजिप्ट कहता है भाई जी हम तल्लुकात कुछ बेहतर करते हैं, हमारा ये एरिया खाली करो। ठीक है, और वो ये एरिया खाली कर देते हैं। और मिस्र
पहला कंट्री है जो इसराइल के साथ अपने हालात बेहतर कर लेता है, ठीक है। और इस नतीजे में मिस्र का जो होता है सदर, सदात, सदात उसका नाम था, उसको कत्ल कर दिया जाता है। इजिप्टियन आर्मी मिस्री जो फौजी होते हैं उसको कत्ल कर देते हैं 1981 में, कि भाई तूने सुलह क्यों की। वो कहता है मैंने सुलह इसलिए की कि मैंने अपना इलाका वापस लेना था। मैं तो मतलब इसराइल को क्या मैंने करवाना था आजाद, मेरा तो अपना इलाका भी जाता था। तो सिनाई पेनिनसुला, आई थिंक सिनाई पेनिनसुला में कोहितूर भी इधर ही है। कोहितूर का सुना है ना, वो भी इधर ही है, सिनाई पेनिनसुला, मिस्र। ठीक है जी। पहला कंट्री इसका मतलब कौन सा हुआ जिसने सुलह की? मिस्र। उसके बाद दूसरा कंट्री एक और आता है जिसका नाम है जी जॉर्डन। जॉर्डन भी इनसे सुलह कर लेता है। ये दो कंट्री सुलह करते हैं पुराने हिसाब से। अच्छा, इस दौरान दो हिजबुल्लाह और हमास, पहले एक ग्रुप बना फलस्तीन के अंदर मुसलमानों का पीएलओ, फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह दो ग्रुप और बन गए वहां पे, हिजबुल्लाह और हमास। आपने बस इसके अंदर यही याद रखना है कि मुसलमानों के अब तीन ग्रुप बन गए वहां पे, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बन गई फलस्तीन में जो मुसलमानों के हकूक के लिए थी। हम इनको मुसलमान के हकूक के लिए कहते हैं, अमेरिका इन तीनों को टेररिस्ट कहता है। 1980 के अंदर ये बनी जी। 1980 में फिर इंतिफादा होता है, अपराइजिंग होती है। इंतिफादा अपराइजिंग से मुराद ये है कि वहां के लोगों के पास असला उसला तो कोई नहीं होता, स्टिकें होती हैं, ड्रोन होते हैं और डंडे होते हैं, उससे वो देखें मुकाबला कर रहे हैं टैंकों का। ये देखें जी, ठीक है, इसको कहते हैं इंतिफादा। अब मतलब लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, जो वहाँ के मुकामी लोग हैं ना फलस्तीन के मुसलमान, और जो इसराइली वहाँ पे गवर्नमेंट है, अब उनके दरमियान लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है जी? 1990 में कुछ सिचुएशन बेहतर होती है। यहाँ से देखिएगा, द 1990 showed little improvement to the situation. Israeli extremists were responsible for the massacre where 29 Palestinians were killed at a mosque. जैसे कि मतलब अब यूं है कि कुछ मुसलमान उनके बंदे मार देते हैं, कुछ यहूदी मुसलमानों के बंदे मार देते हैं, मुकाबला चल पड़ा है। ये किसी का मेरा ख्याल है वो कौन है, ठीक है। और इस दौरान एक प्राइम मिनिस्टर होता है इसराइल का, उसका भी कत्ल कर दिया जाता है, जिसका नाम होता है यिट्ज़ाक रैबिन। ये बस आप मतलब वन लाइनर बाद में भी देख लीजिएगा, ये इतना वो नहीं है। असल बात यहाँ पे आती है कि 2004 के अंदर यासर अरफात की डेथ हो जाती है और उसकी जगह आ जाता है महमूद अब्बास। इस वक्त भी मेरा ख्याल महमूद अब्बास ही है, ठीक है। 2005 में जब ये नया प्रेसिडेंट आता है महमूद अब्बास, तो ये अपने तीन ग्रुप है ना, पीएलओ मुसलमानों के, हमास और जो है हिजबुल्लाह, ये आता है तो ये कहता है कि फिलहाल अटैक और आपस में लड़ाइयां बंद कर देते हैं हम इसराइल के साथ और पीस की तरफ आते हैं। प्रेसिडेंट अब्बास एंड इसराइली प्राइम मिनिस्टर एरियल शैरन, ये डिफरेंट एरियाज में मतलब डिफरेंट, जो उनका लीडर अपना होगा, मुसलमानों का अलहदा लीडर था। मुसलमानों के तो इतने लीडर चेंज नहीं हुए, पहला यासिर अरफात था, दूसरा जो है ये महमूद अब्बास है। उनके काफी मतलब प्राइम मिनिस्टर चेंज होते रहे ना इसराइल वालों के। तो उन सारों के नाम ना भी याद रखें, लेकिन क्योंकि आपको यहाँ समझाना है कि 2005 में क्या हुआ, तो यहाँ लिखना तो लाजमी थे। अब ये समझ लें कि इसने फिर कोशिश की कि जी जो है वो आपस में सुलह कर लेते हैं। जो उस वक्त का लीडर था, प्राइम मिनिस्टर था अपना इसराइल का, उसने अपनी इसराइली फोर्सेस को कहा कि गजा स्ट्रिप को खाली कर देते हैं, ठीक है जी, गजा स्ट्रिप को खाली कर देते हैं। अब जो है 2005 में फिर इसराइली गजा स्ट्रिप को खाली कर देते हैं और फलस्तीनी उसका कंट्रोल कर लेते हैं। इस दौरान काफी दफा सीज फायर मतलब सुलह की कोशिशें होती हैं, कभी दरमियान में लड़ाइयां चल पड़ती हैं।
फलस्तीनियों के ऊपर हमले होते हैं, फलस्तीनी उन पे भी करते हैं, मतलब आपस में लड़ाइयाँ ही चल रही हैं। अब ये देखिए ज़रा एक लुक दिखाई हुई है अरब कंट्रीज़ और इसराइल की। देखिएगा, ये जो सब्ज़ रंग की कंट्रीज़ है ना, ग्रीन कलर की, ये सारे मुल्क हैं मुस्लिम, अरब कंट्रीज़। ये नीचे ये वाला एरिया जो है जी अफ्रीका का है, ये वाला एरिया, ये अफ्रीका के मुल्क हैं, ये ऊपर वाला एशिया के मुल्क हैं, ठीक है? अब इसके अंदर देखिएगा और इसराइल कहाँ पे है भला इसमें? ये लाल रंग वाला, ये इसराइल है, इतना सा एरिया है इनके पास और इन्होंने सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन, सोमालिया, सूडान, इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को, मो मॉरिटानिया, इन सारे मुल्कों को बख्तर डाला हुआ है। यूनाइटेड अरब अमारात, ठीक है? इन सारों को मसला डाला हुआ है। और इनमें इसराइल कौन सा है जी? ये जो लाल वाला सा है। इस हिस्से का कॉन्फ्लिक्ट है सारा इसराइल और फ़लस्तीन का, अरब कंट्रीज़ का, आपस में जो इनकी आपस में लड़ाई है, ठीक है? ये था जी इस लेक्चर के बारे में। इसी लेक्चर की कंटिन्यूएशन करते हैं, अगला स्टार्ट करते हैं। मुझे होस्ट करना ज़रा अपना, मैं नेक्स्ट स्लाइडें शेयर कर सकूँ। डॉक्टर जमशेद मुझे होस्ट बनाना आप ज़रा। एक मिनट रुकिएगा, मैं ज़रा फाइल देख लूँ लेक्चर नंबर 6 की। एक मिनट सिर्फ जो है वो वेट कीजिएगा। हाँ जी, इसी की कंटिन्यूएशन पे आते हैं हम कि ये जब अब मसले मसाइल हो गए ना, तो दरमियान में जब से डोनाल्ड ट्रंप आया अमेरिका में, तो उसने कोशिश की कि 2 तरह के मामलात करे। एक उसने मामला ये किया कि जिसको कहते हैं पीस डील। पीस डील क्या थी? पीस डील ये थी कि जो एरिया है, जो मैंने आपको दिखाया फ़लस्तीन और इसराइल वाला, उसने उनके दरमियान एक सेटलमेंट करवाने की कोशिश की। उसने यकतरफ़ा नेतन्याहू जो इस वक़्त इसराइल का प्राइम मिनिस्टर है, उसके साथ मिल के उसने एक मुआहिदा पेश कर दिया और वो मुआहिदे के मज़े की बात ये है कि तीसरा कोई 2 फ़रीक के दरमियान होता है ना मुआहिदा। मतलब एक मुआहिदा होना है तो इसराइल और फ़लस्तीन के लोग दोनों शामिल होंगे और तीसरा बंदा सालसी का किरदार अदा करेगा और कहेगा तुम्हारे दरमियान ये मैं मुआहिदा करा रहा हूँ। लेकिन वो इतने मज़े का मुआहिदा था कि उसमें फ़रीक दूसरा मौजूद ही नहीं। सिर्फ नेतन्याहू मौजूद है इसराइल का और खुद प्राइम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप मौजूद है और उसने एक मुआहिदा कर दिया जिसका नाम उसने दे दिया पीस डील ऑफ द सेंचुरी, कि पूरे 100 सालों में सबसे उम्दा और सबसे अमन की जो डील है वो है ये। उसके अंदर उसने जो एरिया की डिवीजन की कि अब ये वाले एरियाज दे दिए जाएं फ़लस्तीन को और ये वाले एरियाज दे दिए जाएं
इसराइल को, और उसमें उसने बिल्कुल ही कम मार्जिन, बहुत कम एरियाज दिया मुसलमानों को। ठीक है, अब जो एरियाज 1948 में दिए गए थे मुसलमानों को कि ये आपका जी फलस्तीन है, और जो दूसरे मुल्क को कह दिया गया था इसराइल को, ये इसराइल का है। अब मुसलमानों के पास उतना का एरिया भी नहीं रहा, क्योंकि डिफरेंट जंगे होते होते इसराइल जो है वो बहुत ज्यादा एरिया पे काबिज हो गया है। मुसलमानों के पास अब दो ही एरिया बचे हैं, गजा स्ट्रिप और एक वेस्ट बैंक, और वो भी उनके हाथों से निकलने की कोशिश है। तो पहले जो पीस डील के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, वो करवाई है बेसिकली जेरड कुशनर ने। अब जेरड कुशनर कौन है? जेरड कुशनर है दामाद डोनाल्ड ट्रंप का, जो एक यहूदी है। जेरड कुशनर, उसकी बेटी मनीला ट्रंप जो है, उसका खामंद है, वो एक यहूदी है। उसने यहाँ पे एक पीस अमन करने के लिए कहा कि हम यहाँ अमन करवा रहे हैं, और खुद साफ कसी एक डील पेश की, जिसको कहते हैं जी पीस डील। और उस डील के थ्रू उन्होंने जी कोशिश करवाई कि यहाँ पे हो जाए, लेकिन उसको जाहिर बात है जो ये यहाँ का मैं अब्बास महमूद, जो यहाँ का मौजूदा था लीडर, उसने नहीं माना। बल्कि उस पीस डील को तो यूरोपीय ममालिक ने भी नहीं माना। यूरोपीय ममालिक ने भी कहा कि ये यकतरफा सा मुआहदा किया हुआ है, ये मुसलमानों के साथ ज्यादती है। आमतौर पे हम यही कहते हैं ना कि यूरोपीय ममालिक मुसलमानों के हक में नहीं बोलते और खिलाफ होते हैं, लेकिन उसके उसमें देखने का कितनी की ज्यादती होगी जो यूरोपीय ममालिक भी कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है और ये गलत है। अच्छा, ये था पीस डील के बारे में। अब हम आते हैं दूसरा एक इसी से रिलेटेड और टॉपिक है, जिसको कहते हैं अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड से अब क्या मुराद है? अब्राहम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो हैं, ये बिलीव किया जाता है कि यहूदी, ईसाई और मुसलमान, ये तीनों हजरत इब्राहिम, देखें हम भी मानते हैं ना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, और हम कहते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो रिलीजन था वो इस्लाम था, और वो एक मुस्लिम थे, और उन्होंने खाना काबा की बुनियाद रखी। और इसी तरह क्रिश्चियनिटी में भी उनको एक बहुत आला मुकाम हासिल है, और यहूदी भी उनको अपना मानते हैं। तो अब्राहम अकॉर्ड से मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तीनों मज़ाहिब औलाद हैं। आगे चलो नबियों का डिफरेंस है, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक तो हम तीनों एक ही है ना। तो हमें एक दूसरे से भाईचारे के साथ चलना चाहिए, और तीनों को मिलके सुलह सफाई कर लेनी चाहिए। इसको कहते हैं जी अब्राहम अकॉर्ड। इसमें उन्होंने कहा कि फिर ये तीनों रिलीजन शामिल करते हैं। जो ईसाइयों की नुमाइंदगी है वो कर लेता है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका। जो यहूदियों की जो करेगा रिप्रेजेंटेशन, वो कर लेगा बेंजामिन नेतन्याहू, इसराइल। और मुस्लिम ममालिक को उन्होंने कहा कि तुम भी आओ इस तरफ। कौन कौन सा अरब मुल्कों में से, अरब मुल्क ममालिक मैंने आपको पीछे नक्शे में दिखाया कि ये सारे थे। उसने कहा कि इनमें से कोई मुल्क आए और इस डील में शामिल हो जाए। तो स्टार्ट में दो मुल्क इस डील में शामिल हो गए। कौन कौन? पहली स्लाइड देखिएगा। ऑन द 15 of September 2020, a joint peace deal was signed between the state of Israel, स्टेट ऑफ इसराइल आई उसमें, यूनाइटेड अरब अमारात एंड बहरीन। और इनको जो है वो किसने किया जी? सालसी का करदार किसने किया? यूनाइटेड नेशंस ने। यूनाइटेड नेशन सालसी बना, और दो मुस्लिम मुल्क यूएई और बहरीन, उनकी सुलह करवाई गई इसराइल के साथ, इस बेस पे कि जी हम सारे जो हैं वो एक ही रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं। अब हमें अपने जो है मामलात को बेहतर करना चाहिए, अपनी ट्रेड बेहतर करनी चाहिए, आपस में एम्बेसियां खोलनी चाहिए, आपस में जो डिफरेंट हमारी ट्रेड है वो होनी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा। द अकॉर्ड्स कंसर्न द ट्रीटी ऑफ पीस, ये एक पीस की ट्रीटी है, एंड ए फुल नॉर्मलाइजेशन ऑफ द डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन यूनाइटेड एमिरेट्स एंड स्टेट ऑफ इसराइल। और इस मुआहदे, अकॉर्ड कहते हैं मुआहदा, इस मुआहदे के तहत यूएई और इसराइल और बहरीन, ये तीनों अब दोस्त बन के रहेंगे। द यूनाइटेड एमिरेट्स स्टैंड एज द फर्स्ट पर्शियन गल्फ टू नॉर्मलाइज रिलेशन विद इसराइल। पर्शियन गल्फ में जो पर्शियन कंट्रीज हैं, जो मतलब उसमें ये पहली कंट्री है, लेकिन अरब मुल्कों में इससे पहले मिस्र 1979 में और जॉर्डन 1994 में ऑलरेडी सुलह कर चुके हैं इसराइल पे।
सबसे पहले फिर अगर क्वेश्चन में आ जाए कि कौन सा मुल्क है मुस्लिम मुल्क जिसने सबसे पहले सुलह की इसराइल के साथ, तो वो है जी मिस्र। इन्होंने अपना इलाका वापस लेना था सनाई पेनिनसुला वाला, इसलिए इन्होंने 1979 में ही सुलह कर ली थी। फिर दूसरा मुल्क था जी जॉर्डन। गोलान हाइट्स का कुछ मसला था, गोलान हाइट्स एक एरिया है, तो इन्होंने भी उस एरिया के पीछे सुलह कर ली 1994 में। उसके बाद तीसरा मुल्क कौन बना? यूएई। यूएई तीसरा मुल्क बना जिसने कब सुलह की है? 2020 में इसने सुलह कर ली। काफी रोला मचा मुस्लिम मुल्कों में, सबने कहा कि मतलब ये गलत है, ईमान बेच दिया, ये है वो है। और फिर यके बाद दीगरे और भी मुस्लिम ममालिक इसराइल को मानते चले गए। उसके बाद जी बहरीन ने माना उसको, बहरीन के बाद मोरक्को ने माना, सूडान ने माना, और अंदर खाते कहते हैं कि सऊदी अरब भी मान चुका है इसराइल को एक अलग कंट्री। और पाकिस्तान के ऊपर भी जोर डाला जा रहा है कि इसराइल को एक अलग कंट्री माना जाए, उनके साथ अपनी ट्रेड बेहतर की जाए। ठीक है जी, अगला पॉइंट देखिएगा। द स्टेटमेंट मार्क्ड द फर्स्ट पब्लिक नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन एन अरब कंट्री एंड इसराइल since that of Egypt in 1979 and Jordan in 1994। वो पिछला ही पॉइंट है ये। The original Abraham Accord was signed by the UAE foreign minister। UAE का ये जो अभी 2020 में हुई है पिछले साल अब्राहम अकॉर्ड, उसकी बात हो रही है कि यूएई का उसमें फॉरेन मिनिस्टर गया था जी अब्दुल्ला बिन जैदुल निहान। बहरीन का फॉरेन मिनिस्टर गया था जी अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल ज़ियानी। और इसराइल का प्राइम मिनिस्टर गया था जी बेंजामिन नेतन्याहू। और अमेरिका का गया जी डोनाल्ड ट्रंप। और सितंबर 2020 को वाशिंगटन डीसी के अंदर ये जो है डील की गई। और नेगोशिएशन किसने की? जेरड कुशनर, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है, और एवी बर्कोविट्ज। ठीक है, इन्होंने मिलके, इन 4-5 बंदे ये जो नाम दिए हुए हैं, इन्होंने मिलके जी सुलह सफाई करवा दी यूएई, और जो है जी इसका मुआहिदा करवा दिया इसराइल का। इसको हम कहते हैं अब्राहम अकॉर्ड। अब अब्राहम अकॉर्ड के आगे शाखसाने निकल रहे हैं। डिफरेंट कंट्रीज, पहले यूएई नहीं माना, उसके बाद बहरीन ने मान लिया इसको, बहरीन के बाद मोरक्को ने मान लिया, मोरक्को के बाद सूडान ने मान लिया। अब अंदर खाते सऊदी अरब भी माना हुआ है, लेकिन वो इस वक्त मुसलमानों की जो कह लें कि मुकद्दस है मुसलमानों के लिए मुल्क, वो सऊदी अरेबिया, आपको पता है मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा वहां पे है। लेकिन उनका जो इस वक्त लीडर है सलमान बिन अब्दुल अजीज, वो थोड़ा सा मतलब बिजनेसमैन अप्रोच टाइप और इस्लामिक कम है, और उसका माइंड तरक्की की तरफ ज्यादा है कि मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना है, हमें अपने हालात बेहतर करने हैं, नॉर्मलाइजेशन करनी है, हमने जिद्दत पसंदी करनी है। अब यूएई और सऊदी अरब भी आपको पता है इवन के इनकी ज्यादा सिक्योरिटी अमेरिका करता है इन कंट्रीज की। ये तो मतलब इनके पास तेल निकल आया था तो इनकी मौजें लग गई, अमीर मुल्क हैं, सोने के इनके प्लेन्स हैं, और फुल अयाशी के अंदर ये जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन अब थोड़ी थोड़ी ये कोशिश कर रहे हैं कि असले के अंदर भी खुद मुख्तार हों। इससे पहले इनकी जो सिक्योरिटी है यूएई की और सऊदी अरब की, वो अमेरिका देता है, अमेरिका इनको सिक्योर करता है। तो ये हो गया जी। अगला पॉइंट देखिएगा। ये वही ये पॉइंट है कि जी जो डिफरेंट एग्रीमेंट हो रहे हैं, यूएई के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसका ऑफिशियल नाम है अब्राहम अकॉर्ड पीस एग्रीमेंट। ठीक है, जो बहरीन के साथ हुआ है उसका नाम है अब्राहिम अकॉर्ड डिक्लेरेशन ऑफ पीस कोऑपरेशन एंड कंस्ट्रक्टिव। मतलब मेन नाम अब्राहिम अकॉर्ड है, और आगे जो जो मुल्क मुआहिदा करते जा रहे हैं उसका थोड़ा सा नाम चेंज होता जा रहा है। और ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया, द अकॉर्ड्स आर नेम टू एम्फसाइज द शेयर्ड बिलीफ इन द प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन जुदाइज्म एंड इस्लाम। कि ये अकॉर्ड को एम्फसाइज मेजर यही किया गया कि यार आपस में लड़ाई ना करो। जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो कॉमन एंसेस्टर थे यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के। तो आपस में आप लोगों को लड़ाई नहीं करनी चाहिए और सुलह कर लेनी चाहिए। और कहा जाता है कि पहले मतलब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी यहूदियों के साथ जो है वो
डिफरेंट मुआहदे किए गए थे। जब आप मिसाक मदीना के लिए गए थे तो वहाँ यहूद और नसारा और जो डिफरेंट कबाइल रहते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुआहदे किए थे। जो इसकी फेवर में है वो ये पॉइंट देते हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर आप पाकिस्तान का स्टांस देखें तो बाकी सारे मुल्क भी मान लें इसराइल को, पाकिस्तान नहीं मान सकता इसराइल को। पाकिस्तान क्योंकि बना है दो कौमी नजरिए पे, दो अलहदा नेशंस के नजरिए पे, कि दो अलहदा नेशंस एक जगह नहीं रह सकती। हिंदू और मुसलमान एक जगह नहीं रह सकते। कश्मीर के लोग मुसलमान हैं, उनके लिए एक अलहदा स्टेट चलाइए। तो इसके ऊपर आपको, मैं जिसको इंटरेस्ट होगा मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा। जो है ना, वो जो जनरल थे उनका क्या नाम था, अल्लाह भला करे, जनरल हमीद गुल, उनकी बेटी का मतलब इसके ऊपर एक फुल फ्लैज 40-45 मिनट की नेगोशिएशन है कि बाकी सारे मुल्क भी मान ले तो पाकिस्तान कभी भी नहीं मानेगा। अगर पाकिस्तान मानेगा तो हम अपने नजरिए से ही हट जाएंगे, जो नजरिया दो कौमी नजरिया की बुनियाद है, और कश्मीर इशू से फिर हमें हट जाना चाहिए। वो मैं आपको साथ एक लिंक शेयर करूंगा, उस पर वो जिसको इंटरेस्ट हो इसमें मजीद, तो वो लाजमी वो वीडियो देखे। उसमें अच्छे लॉजिक दिए हैं, जो है हमीद गुल की बेटी, जनरल हमीद गुल की जो बेटी है ना, उज़मा हमीद गुल, उन्होंने, और साथ एक मिलिट्री के एनालिस्ट भी मौजूद हैं। तो उन्होंने मतलब यही कहा कि सऊदी अरब भी मान ले, यूएई भी मान ले, बहरीन भी मान ले, पाकिस्तान नहीं इसको मान सकता, ये हमारे मतलब नजरिए के खिलाफ है। यही वजह है कि मतलब पाकिस्तान में इस चीज को बड़ा बुरा और इसराइल को यहूदी माना जाता है। हालांकि मतलब हम चाइना के साथ भी ट्रेड करते हैं, और चाइना वाले तो आम तौर पे जो है वो दैरीय कह लें कि वो किसी रिलीजन पे नहीं है। यहूदी तो फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद है। लेकिन बात है नजरिए की, नजरिया कन्फ्लिक्ट का आता है। दुनिया में अगर 193 ममालिक हैं, एक के साथ हमारी ट्रेड नहीं होगी तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रांस को भी निकाल दें, कभी उधर का भी मसला, दो निकाल दें, ठीक है, इंडिया भी निकाल दें, तीन कर लें, अफगानिस्तान भी निकाल दें, चार कर लें, गिनते गिनते काफी सारे हो जाते हैं। अच्छा, तो ये मामलात हैं जी। आगे थोड़ा सा इसको देख लें। अच्छा, ये सारी इसके पीछे अब साइंस क्या है,